तो ये हमारा पार्ट 5 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। गुप्त शासकों की सरकारी एवं दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या पाली? तो गुप्त शासकों की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और इनकी भाषाएं जो थी संस्कृत और प्राकृतिक दोनों थी। लेकिन जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था वो संस्कृत भाषा से। और धार्मिक समूह जो इनके थे वो हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था। इनकी शासन जो थी पूर्ण राजशाही थी। और जो महाराज धीराज थे वो श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे और विष्णुगुप्त थे। सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? मौर्य युग, कुषाण युग, पाल युग या गुप्त युग में? तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के नालंदा जिले में बना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस जमाने में यहाँ विभिन्न देशों से 10,000 से अधिक विद्यार्थी निवास करते थे और अध्ययन करते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे तहस नहस कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी और स्थापना के बाद इसे सभी शासक वंश का समर्थन मिलता गया और महान शासक हर्षवर्धन ने इसे विश्वविद्यालय के लिए दान दिया था। इस विद्यालय को विदेशी शासकों की भी सहायता मिली थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के मठों का निर्माण प्राचीन कुषाण वास्तुशैली से हुआ है। तो इसकी जो स्थापना हुई वो गुप्त युग में हुई। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े हुए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त से? तो मैं आपको बता देता हूँ, अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसे विश्व का पहला समानांतर कोश कहा जा सकता है। इसके रचनाकार जो हैं वो अमर सिंह बताए जाते हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 4वीं शताब्दी के नवरत्नों में से एक थे। कुछ लोग अमर सिंह को विक्रमादित्य यानी 7वीं शताब्दी का समकालीन बताते हैं। इस कोश में प्रायः 10,000 नाम हैं, जहां मेदिनी में केवल 4,500 हैं और हलायुत में 8,000 हैं। इसी कारण पंडित ने इसे आदर किया है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान दिया करते थे। तो मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है। तो गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मण को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी, जबकि अन्य लोगों को उसकी उपज का 6ठा भाग भूमि स्वराज के रूप में राजा को देना होता था। तो गुप्त वंश अपने साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध था और गुप्त वंश ने ही सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। तो हमारा अगला प्रश्न ये है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुष की बराबरी की प्राप्ति थी? तो इसका सही उत्तर गुप्त काल है, लेकिन गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में लगातार गिरावट भी आने लगी थी। सभी स्मृतिकारों ने बाल विवाह पर जोर देना चालू कर दिया था। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। उन्हें ब्रह्मचर्य के कठोर नियम का पालन करना पड़ता था। पुत्र के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पहला सती स्मारक एरन मध्य प्रदेश भानुगुप्त का है और इस समय 510 ईस्वी है। इस प्रकार के चाहे उच्च वर्ग तक सीमित ही क्यों ना हो, लेकिन सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में ही हुई थी। और ये देवदासी की भी प्रथा मौर्य काल से चालू हुई थी, जिसको बढ़ावा गुप्त काल में मिला था। तो एक ओर से देखा जाए तो
बराबरी तो थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इसमें गिरावट भी आने लगी थी। जैसे कि हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आने लगी, मतलब हद से ज़्यादा बदतर होने लगी।